नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 69 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी को नोटिफाई किया गया है। देखिए, ये वैकेंसी जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिसिप्लिन्स में आई हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या जो है दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं एप्लीकेंट के लिए, साथ ही क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, कौन कौन इसको भर सकते हैं, और देखिए किस क्राइटेरिया पे शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी इंटरव्यू के लिए वो किस क्राइटेरिया पे होगी, ये सब हम देखेंगे। फ़ीस कितनी होगी और साथ में नेट एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या है। तो नोटिफिकेशन में एक तो देखिए एकेडमिक पे लेवल 10 पे वैकेंसी है, और जो इसकी बेसिक पे होगी वो होगी 57,700। इसी बेसिक पे पे रिक्रूट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। इसके बाद में देखिए ये जो लास्ट डेट है वो कब है। लास्ट डेट है आपकी 1/10/2022 तक आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिर्फ आप ऑनलाइन मोड से ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड या ऑफलाइन कोई भी फॉर्म एंटरटेन नहीं किया जाएगा कॉलेज द्वारा। साथ ही देखिए इसमें दो क्राइटेरियाज हैं। एक है कि 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो 2 वीक या 1/10/2022 जो भी बाद में आएगा तब तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी जो हैं किस डिपार्टमेंट में आई हैं, साथ ही किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में 7 वैकेंसीज़ हैं, कॉमर्स में 4, इकोनॉमिक्स में 2, इंग्लिश में 6, एनवायरमेंटल साइंस में 2, हिंदी में 4, हिस्ट्री में आपकी 5 हैं, मैथमेटिक्स में 4, फिलॉसफी में 4। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, फिज़िक्स में 11 है, पॉलिटिकल साइंस में 3, संस्कृत में 2, सोशोलॉजी में 2, स्टैटिक्स में 3 और जूलॉजी में 5 सीटें हैं। तो देखिए कुल मिला के 69 सीट्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो है फ़िज़िक्स में है आपकी, सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स में है। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसीज़ हैं वो केमिस्ट्री में है, और फिर जूलॉजी में और हिस्ट्री में आपकी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में देखिए कैटेगरी वाइज आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यूआर में जैसे कि बॉटनी में 1 वैकेंसी है, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें पीडब्ल्यूबीडी की 3 वैकेंसीज़ हैं इन टोटल। स्टैटिक्स में 1 है, और पॉलिटिकल साइंस में 1 है, और इंग्लिश में 1 है। तो जो भी पीडब्ल्यूबीडी में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इन चीज़ों को देख के अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में और स्टैटिक्स में कर सकते हैं। तो देखिए स्पेसिफिकली ये चीज़ें हैं, और बाकी आप इसमें अपनी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। अब देखिए देख लेते हैं कुछ जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेंट के लिए हैं। इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा जो काम की हैं। बाकी अगर सारी नोटिफिकेशन अगर सारा पढ़ने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें देखिए जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक तो देखिए इसमें फ़ीस कितनी है। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रुपये फ़ीस है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। नो फीस, नो एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे वुमेन के लिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 0 रुपये फ़ीस है। तो ये जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी। साथ ही देखिए और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी इसमें और चीज़ें जो हैं वो सभी को पता होती हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि इसमें डिस्कशन किया जाए। जो भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको क्या है एनओसी
अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, वो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सभी को पता होती हैं। इसके बाद में हम देखिए क्वालिफ़िकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन वाला जो पार्ट होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में जो है इसके लिए जो डाउट्स होते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं। तो इसमें देखिए 2 कैटेगरीज़ हैं, एक एलिजिबिलिटी ए और एक बी। तो जो एलिजिबिलिटी ए है वो क्या है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न जो भी मास्टर्स डिग्री आपकी, मान लीजिए आप फिज़िक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो फिज़िक्स में आपकी एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% में देखिए कुछ कैटेगरीज़ को जो है रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC ST OBC PWBD, इन सबको जो है 5% का रिलैक्सेशन भी है। अगर 50% मार्क्स भी हैं इन कैटेगरीज़ में तो तब भी आप इसको फेल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दूसरी जो ये 2 कैटेगरी एक साथ फुलफ़िल होनी चाहिए, एक तो 55% मार्क्स और सेकेंडली जो है आपका नेट क्लियर होना चाहिए या आपका CSIR जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो जिसका CSIR क्लियर होगा उसके लिए नेट जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। और देखिए जो बी कैटेगरी है वो है कि किसी कैंडिडेट ने अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की है और उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है 500 के अंडर आती है, अमोंग टॉप 500 में आती है, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में ये 500 जो वाली लिस्ट है ये कौन कौन सी रैंकिंग्स के थ्रू होनी चाहिए, जैसे कि QS काफ़ी जो है फेमस रैंकिंग निकालता है, और THE टाइम्स हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, और एक ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ या संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा जो है ये लिस्ट निकाली जानी चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने PhD की है ये अंडर 500 के अंडर आनी चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में देखिए और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो यही है कि आपका नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरी चीज़ कुछ PhD से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। वो क्या गाइडलाइंस हैं वो देखिए कि आपकी जो PhD है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए और कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो हैं उन्होंने अवार्ड किया हो आपको। इसके बाद में देखिए ओपन PhD वाइवा आपका कंडक्ट कराया गया हो, और आपने जो है कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज और हर वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ इन द रेफर्ड जर्नल। तो देखिए 2 जो हैं रिसर्च पेपर होने चाहिए, साथ ही उसमें से एक जो है रेफर्ड जर्नल में भी होना चाहिए। तो ये आपकी जो है कुछ PhD के लिए गाइडलाइंस हैं। साथ ही देखिए कुछ ऐसे भी एग्जामिशंस हैं जहाँ पे नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता जिन डिसिप्लिन्स में, तो वहाँ पे नेट क्वालिफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में देखिए 55% का जो है ये क्राइटेरिया आपको मैंने बता ही दिया था, और आपको ये भी बता देते कि रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड एट द बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं, तो इन सबको जो है 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में। आप सोचेंगे कि बैचलर्स में कैसे, तो जब हम API स्कोर की बात करेंगे अभी तो तब मैं आपको बताऊंगा कि 5% वहाँ भी रिलैक्सेशन इनको मिलेगा। और ये देखिए विजुअली इम्पेयरमेंट जो है, ब्लाइंडनेस, लो विज़न, इन सबको जो भी फिज़िकली डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। इसके बाद में देखिए 5% का रिलैक्सेशन किसको है, 5% का रिलैक्सेशन उनको है टू द PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। तो देखिए जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर्स डिग्री ऑब्टेन की है और अभी उन्होंने PhD डिग्री कर रखी है, तो उनको जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी देखिए और जो चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो स्क्रीनिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये पार्ट जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और सब चीज़ें तो अब फॉर्म वॉर्म जो है फिल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन
स्क्रीनिंग कैसे होगी, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा, उसके लिए जो क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन का वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये API स्कोर होता है और आप लोगों को पता भी होगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है ये। इसमें क्या है, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil या ये सारी चीज़ें मिला के एक प्रॉपर जो है आपका स्कोर तैयार किया जाता है। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन में अगर 80% एंड अबव आए हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, 60 या 80 के बीच में आए हैं तो 19 मिलेंगे, 55 to 60 तो 16 नंबर मिलेंगे, और जिनके 45 से 55 हैं उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 45 भी आ रहा है, 45 से 55 डिग्री। तो वहाँ पे जो मैंने अभी पीछे बात की थी कि 5% का रिलैक्सेशन, वो यहाँ पे जो कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 एंड अबव हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 60 एंड 80 के बीच में 23, और 55 से 60 के बीच में है तो 20, और जो कैटेगरी में है उनके 50% भी होंगे, 50 से 60% में, तब भी उनको 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में देखिए MPhil आपने की है या LLM की है या MTech किया है आपने या MEd किया है या इसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री की है, तो उसके लिए अगर 60% से ऊपर हैं तो आपके 7 नंबर मिलेंगे, और 55 से 60 के बीच में हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में देखिए PhD के आपके 25 नंबर मिलेंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें जो है स्क्रीनिंग जो कमेटी होती है वो कभी भी इनमें थोड़ा सा इसको घटा भी देती है कुछ बेसिस पे। इसके बाद में देखिए नेट विद JRF जो है 10 मार्क्स, अगर जो सिर्फ नेट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। 6 मार्क्स का मतलब है कि एक रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क्स मिलते हैं, या तो वो पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हुआ हो या UGC लिस्टेड, ये UGC केयर में जो भी जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश हुआ हो, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक के लिए। अगर आपने 1 किया है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 किए हैं तो 4 मिल जाएंगे, और 3 किए हैं तो 6 मिल जाएंगे मैक्सिमम। तो ये आप जो है रिसर्च पब्लिकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे वो रहेगा रिसर्च पब्लिकेशन का स्क्रीनिंग के लिए। टीचिंग में आपको फुल जो है मैक्सिमम मार्क्स 10 मिलेंगे, और 1 साल की टीचिंग के लिए आपको 1 साल की टीचिंग के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने 1 साल टीचिंग की है 2 मार्क्स, और 5 साल टीचिंग की है तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे टीचिंग के। जबकि आपने अगर पोस्ट डॉक की हुई है तो पोस्ट डॉक के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, पोस्ट डॉक के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में देखिए अगर आपको कोई अवार्ड मिला है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे तो 3 मार्क्स, और स्टेट लेवल पे मिला है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका API स्कोर बनता है। अब देख लेते हैं कि ये शॉर्ट में भी इन्होंने दिया हुआ है कि इस तरीके से काउंट होगा। तो देखिए अगर आपने MPhil और PhD दोनों की हुई है तब भी आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर आपने MTech या PhD की हुई है, LM PhD की हुई है, MEd PhD की हुई है, ये सब आपने PhD के साथ की हुई हैं तो आपको तब भी फुल मार्क्स जो है 25 ही मिलेंगे। नेट या JRF आपने किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, नेट JRF के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। अगर आपने अवार्ड आपको मिला है तो 3 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। तो देखिए मैक्सिमम दे रखा है, इससे ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। एकेडमिक स्कोर देखिए जो आपका इस ऊपर एकेडमिक स्कोर है वो आपको मैंने बताया था, उसमें 84 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन में 6 मार्क्स मिल सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स का एग्रीगेट बनेगा। अब इसमें से जो है जिस कैंडिडेट के भी देखिए 84 में से मान लीजिए किसी के 60 हैं और उसके रिसर्च पब्लिकेशन कितने हैं, 2 रिसर्च पब्लिकेशन है तो 4 नंबर उसके जुड़ जाएंगे, और साथ में टीचिंग मान लीजिए उसने 2 साल की है तो टीचिंग के भी उसके 4 मार्क्स जुड़ जाएंगे, तो उसके टोटल 68 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपना स्कोर भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते काउंट तो आपकी डिटेल्स के बेसिस पे जब आपकी स्क्रीनिंग होगी, जब आपको वेबसाइट पे जो है आपके मार्क्स जो है डिस्प्ले किए जाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो पता होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको अपना API स्कोर पता होना चाहिए अपनी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। इसके बाद में देखिए जो स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी होगी उसमें कौन कौन होगा, तो एक तो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होगा जो कि चेयरपर्सन का काम करेगा, और 2 जो टीचर्स होंगे रेलिवेंट सब्जेक्ट से,
उनको प्रिंसिपल जो है नॉमिनेट करेगा। तो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से, मान लीजिए फिज़िक्स का हो रहा है तो फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी मान लीजिए पीएचडी के या जो भी फील्ड्स होती हैं उसके 2 टीचर्स होंगे। इसके बाद में एक टीचर जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो भी एक टीचर होगा उसमें आपके कोरम में। साथ ही एक एकेडमिशियन होगा जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उसके बेसिस पे नॉमिनेट किया गया हो प्रिंसिपल द्वारा। तो देखिए ये इतने मेंबर जो हैं आपके रहेंगे। इसके बाद में देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स रहें, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते, एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो होंगे। कोरम के लिए 3 मेंबर्स होंगे। देखिए 3 मेंबर्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी या कहीं भी जहाँ भी वोटिंग होती है वहाँ भी क्या होता है कि इस तरीके से मान लीजिए वोटिंग 4 मेंबर्स की हैं तो 2 ने आपका सिलेक्शन को हाँ कर दिया, 2 ने मना कर दी, तो इसका ये टाई हो जाएगा। इसलिए जो है एक ऑड मेंबर रखा जाता है कोरम के लिए। तो ऑड मेंबर में जो है 3 है इसमें मिनिमम। तो 3 में क्या है, देखिए 2 तो आपको कहेंगे कि 2 तो या तो आपके सिलेक्शन के कहेंगे, 2 या फिर आपके सिलेक्शन को मना करेंगे। तो अगर 2 ने मना कर दिया तो आप आउट हैं, अगर 2 ने कह दिया तो आप इन हैं। भले से एक जो मेंबर है वो आपको जो है नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आप इन हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोरम जो है डिसाइड होता है। वैसे बेसिकली देखिए ये एक एग्जाम्पल था, हाइपोथेटिकल कंडीशन थी। जो भी मेंबर्स होते हैं कोरम में या मीटिंग में आपके इंटरव्यू में, वो क्या है उनकी सर्वसहमति से ही आपका सिलेक्शन होता है। बाकी और चीज़ें हैं फेवरिज्म या इस तरीके की चीज़ें, वो बात की बात है। अभी जो है मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। इसके बाद में देखिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में क्या होगा, एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर जिस कैंडिडेट ने प्राप्त किए और मिनिमम नंबर जिस कैंडिडेट ने प्राप्त किए, इस तरीके की एक लिस्ट बनाई जाएगी। फिर उसको देखा जाएगा कि वैकेंसी के हिसाब से उनको कितने जो है कैंडिडेट्स बुलाने हैं। मान लीजिए एक सीट पे उनको 3 कैंडिडेट्स बुलाने हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट में 5 सीट्स हैं तो उनको 15 बुलाने हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसमें 20 आ रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट के 5 रहेंगे उनको नहीं बुलाया जाएगा। भले से चाहे उनके मार्क्स जो हैं चाहे 60 क्यों ना हो, चाहे 70 क्यों ना हो, उससे ऊपर वालों को ही बुलाया जाएगा। तो इसमें 60-70 वाले ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं बुलाया गया। तो ये जो है बेसिकली स्क्रीनिंग जो कमेटी है उसका डिस्क्रिशन होता है। इसमें देखिए जो 65 मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम होने चाहिए, और 50 मार्क्स जो हैं वो कॉलेज के लिए होने चाहिए। तो इससे कम वालों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये तो बिल्कुल तय बात है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स का। इसके बाद में जो है ऊपर जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि जो डिस्कशन रहेगा इसमें देखा जाता है, जो रेशियो देखा जाता है वैकेंसी और कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उसके बेसिस पे तब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है सारी चीज़ें हो गई हैं, बस इतनी ही चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। आप जो है अगर आपने आपको देखते हैं कि आप क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं तो आप बिल्कुल ये पोस्ट को भर सकते हैं, और अच्छी पोस्ट है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट DU जैसे इंस्टीट्यूशन में मिलना काफ़ी सौभाग्य की बात है। तो आप अगर अपने आप को सारी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर पाते हैं, आपका API स्कोर अच्छा है, तो आप बिल्कुल इसमें आप फॉर्म भरिए और बिल्कुल सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।